इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे। ये इसराइल में एक स्पेशियस दिन था। आज के दिन तोरो पढ़ा जाता है जो कि जुडाइज्म में सबसे इम्पोर्टेंट होली टेक्स्ट है और इसी दिन हमास ने 5000 रॉकेट के साथ इसराइल पर हमला किया और इसराइल ने इमीडिएटली स्टेट वॉर ऑफ डिक्लेयर कर दी। सारे सिटीजन्स को बॉम्ब शेल्टर में जाकर छुपाने के लिए कहा गया। कई रॉकेट इसराइल के आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 250 लोगों की जान गई और लगभग 1500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए और अनगिनत लोगों को एज अ हॉस्टेज लिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जहां एक इजरायली मिलिट्री की महिला को कैप्चर किया गया और उन्हें बिना कपड़ों के पूरे शहर में परेड किया गया। इस अटैक का नाम है अल अक्सा स्टॉर्म। ये है मोहम्मद रफी, हमास मिलिट्री के लीडर है। उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का ऐलान किया है और सारे फलस्तीनियंस को इसराइल के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए कहा। ये पूरा सिचुएशन काफी ट्रेजिक है और साथ ही काफी डेंजरस भी। भारत के साथ साथ फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने इसराइल के राइट टू डिफेंस सेल का सपोर्ट किया है और इस टेरर अटैक को कंडेम भी किया है। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पिछले 75 सालों से चला आया है और हर कुछ महीनों से वायलेंस की खबरें आती रहती है, लेकिन वार इस शब्द का इस्तेमाल आज हो रहा है। सच क्या है और इसका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पिछले कुछ समय से इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मुझे कुछ इंसाइट्स मिले हैं और आज की इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपसे शेयर करनी है और इस वीडियो के एंड तक आप यह भी समझ पाएंगे कि इस भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये वीडियो से अलग होने वाला है, लेकिन इस वीडियो का यही पर्पस है कि आपके ऊपर से नहीं, थोड़ी गहराई में जाकर कॉन्टेक्ट बात कर इन्फॉर्मेशन दे, ताकि आप बैकग्राउंड समझे, आपको एक पर्सपेक्टिव मिले और फिर आप आपके ओपिनियन खुद बना पाए। आपके ओपिनियन शायद मुझसे अलग हो सकते हैं। इस मुद्दे के बारे में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमास है क्या। आज की घड़ी में इसराइल और फिलिस्तीन कुछ ऐसा दिखता है। ये मैप अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक इसराइल धीरे धीरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है। फिलिस्तीन का धीरे धीरे छोटा होता हुआ मैप आप देख सकते हो और इसका इस्तेमाल कई टेरर और फिर इसराइल पर अटैक करने के लिए करता है। क्या इनोसेंट लोगों की जान लेने के लिए एक मैप जस्टिफाइड है? ये है गाजा स्ट्रिप, जो इसराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी है और इस एरिया का कंट्रोल करता है हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन और कई देशों ने भी उन्हें डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया है। हमास का मतलब है इस्लामी रेजिडेंट मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई है और उन्होंने 1988 में हमास चार्टर बनाए। उनका ऑब्जेक्टिव है फिलिस्तीन को इसराइल ऑक्यूपेशन से बचाना और इसमें सिर्फ या फिलिस्तीन का पार्ट नहीं बल्कि पूरा इसराइल और फिलिस्तीन शामिल है। जहां अरेबी में इस शब्द का इस्तेमाल रिवेरी है, हिब्रू में इसका लूजली मतलब है वायलेंस। साफ साफ देखा जाए तो हमास इसराइल को नक्शे से मिटाना ही चाहता है और पिछले 30 सालों से उनके वायलेंट अटेम्प्ट जारी है। 1980 से लेकर आज तक उन्होंने किए सारे टेरर अटैक का डाटा देखते हैं। जनरल पब्लिक के लिए एटलीस्ट 87 अटैक का डाटा अवेलेबल है। इन टोटल 1000 से ज्यादा लोग हमास के अटैक से या तो इंजर हुए या तो फिर मारे गए। सोचिए ये इतना छोटा सा देश है, लेकिन इस देश के सारे लोग टेरर अटैक के डर में जीते हैं। इसलिए इसराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया है। आखिर क्या है आयरन डोम, चले जानते हैं। 2011 में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज के मिसाइल्स को मिस एयर इंटरसेप्ट करना, उन्हें जमीन पर नुकसान करने से पहले ही एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देना। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट है, रडार सिस्टम, कमांड सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर। जब भी गाजा स्ट्रिप से रॉकेट लॉन्च होते हैं तब ये सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करता है और उनकी ट्रांजेक्टरी मैप करता है। फिर काउंटर मिसाइल छोड़े जाते हैं जिसमें गाजा से आने वाले इन मिसाइल को मिस एयर इंटरसेप्ट किया जाए। 2012 में गाजा के अगेंस्ट इसराइल की जो वार हुई है उसमें इस आयरन डोम सिस्टम में 85% रॉकेट को इंटरसेप्ट किया गया और जानें बचाई गई। ये सिस्टम हमास के अगेंस्ट इसराइल का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है और ये बात हमास अच्छे से जानता है। फिर भी उन्होंने 5000 रॉकेट लॉन्च किए। ये कोई आम टेरर अटैक नहीं है, ये युद्ध का ऐलान है। इसराइल ने 1948 से लेकर आज तक इतनी सारी वार लड़ चुका है। आप वीडियो को पॉज करके इनके नाम पढ़ सकते हैं। देखिए 1973 की ये वार काफी स्पेशल थी, क्योंकि अरब देश को पता चल गया कि इसराइल को डिफीट करना पॉसिबल तो है। अमेरिका का सपोर्ट न मिलता तो शायद नतीजा कुछ और होता। वापस आते हैं प्रेजेंट में। हमास के इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया गया है। चलिए अब अल अक्सा के बारे में जानते हैं। यह है दुनिया की सबसे हॉलीएस्ट जगह में से एक। जुड़ा
जुडाइज्म इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में से एक इम्पोर्टेंट स्थान है। हमास का कहना है कि इजराइल आर्म फोर्स अलेक्सा वोश के आसपास वायलेंस कर रही है। वेस्ट बैंक में इस साल इजराइल ने कई रेड की और इनमें से 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि आखिर ये 200 लोग थे कौन। इजराइल तो मानता है कि ये 200 लोग मिलिटेंट थे या फिर मिलिटेंट के साथ मिले हुए थे। इजराइल जब भी मिलिटेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए वेस्ट बैंक के अंदर जाता है तो उन पर पत्थरबाजी होती है। अब इजराइल के साइड से कहते हैं कि रिटेलिएशन में जाने जाती है और फलस्तीनियंस मानते हैं कि इजराइल का वेस्ट बैंक में क्या काम। सिचुएशन हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही है। एज अ रिजल्ट इस साल वेस्ट बैंक में 200 से ज्यादा लोग और इजराइल के साइड पर 30 से ज्यादा लोग मारे गए। यह आर्गुमेंट हमेशा यही रहता है कि वायलेंस की शुरुआत किसने की। इजराइल कहता है पहले लोग पत्थर फेंकते हैं और फिर छुपाने के लिए मास्क के अंदर जाते हैं, और फिलिस्तीन कहते हैं कि मॉस्क में घुसकर लोगों को बाहर निकाल कर मारा जाता है। कौन सी साइड पर विश्वास करना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आप स्मार्ट है और आप आपके इन्फॉर्म ओपिनियन खुद बना सकते हैं, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में कुछ सवाल खड़े होते हैं। यूसी गाजा हर साइड से घिरा हुआ है, उन्हें इजराइल से मदद नहीं मिल सकती है तो 2 ही ऑप्शन बचे हैं, एक तो इजिप्ट मदद कर रहा है या फिर कोई और। ये 5000 रॉकेट इतने सारे वेपन्स उन तक पहुंच कैसे रहे। सच तो ये कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अमेरिका उन्हें एड देता रहा है, लेकिन शायद यह एड का पैसा उन तक नहीं पहुंच रहा है। उनसे वेपन्स खरीदे जा रहे हैं। इस पूरे एरिया में कन्फ्लिक्ट कम होने की बजाय कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इसका भारत पर कैसा इम्पैक्ट होगा। इसराइल की लीडरशिप भी मानती है कि यह हमारे इतिहास का लार्जेस्ट कोऑपरेशन प्रोजेक्ट है। सिर्फ भारत के लेवल पर नहीं है बल्कि ग्लोबल लेवल पर है। लेकिन हो सकता है कि हमास के इस अटैक के बाद ये प्रोजेक्ट रद्द हो जाए। ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखता है और ये मेडिटेरियन सी से होकर गुजरता है। अगले कुछ सालों के लिए अगर यह पूरा एरिया कॉन्फ्लिक्ट में रहा तो यहाँ पर कोई भी मेजर प्रोजेक्ट शुरू करना डिफिकल्ट होगा। कोई भी बड़ा देश इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और अगर रूट बन भी गया तो फिर वहाँ ट्रेड के लिए सेफ नहीं होगा। प्लस अब सऊदी अरेबिया एक ट्रिकी सिचुएशन में आ जाता है क्योंकि हिस्टोरिकल उन्होंने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है और अब धीरे धीरे उनका इजराइल से कनेक्शन अच्छे बन रहे थे। इजराइल को या फिर फिलिस्तीन को कोई भी रिलेशन एक साइड से खराब करेगा जरूर। इतना बड़ा अटैक वर्ल्ड लीडर्स को कुछ न कुछ कमेंट करने के लिए फोर्स जरूर करता है। इजराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी भी तरह का इंटीग्रेशन बिल्कुल भी सहन नहीं करता, एक्शन लेने से नहीं कतराता और इसमें से कोई भी लीडर कभी भी पॉलिटिक्स बीच में नहीं लाता। इजराइल के अपोजिशन लीडर भी बीच में नहीं आते, पूरी तरह से सरकार का सपोर्ट करते हैं। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो पॉलिटिक्स बीच में कभी नहीं आनी चाहिए। ये बात भारत को भी समझनी चाहिए। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि वार एक काफी डेंजरस सिचुएशन होती है। इस पूरे सिचुएशन में कोई भी 2 साइड्स नहीं। नथिंग एंड जस्टिफाइड 5000 रॉकेट बीइंग फायर। ये एक काफी बड़ा टेरर अटैक है क्योंकि ये रॉकेट जब भी किसी बिल्डिंग को हिट करेंगे तो वो यह नहीं पूछेंगे आपका रिलीजन कौन सा है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ जान लेगी। एक रॉकेट एक बच्चे से लेकर बूढ़ी तक सब इंडिस्क्रिमिनेटली अपना निशाना बनाते हैं। टेरर कैन नॉट बी जस्टिफाइड, नॉट इन इजराइल, नॉट इन इंडिया, नो वार इन द वर्ल्ड। और इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए चैनल पर हम वायलेंस की हमेशा निंदा करेंगे और वार को बढ़ावा नहीं देंगे। वार इज डेंजरस फॉर ऑल क्योंकि वार इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट करती है, आपके और मेरे डे टू डे लाइफ पर भी इम्पैक्ट करती है। सप्लाई चेन टूट जाती है, चीज महंगी होती है, कोलेटरल डैमेज पड़ता है, जियोपॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी आती है, आपके और मेरे लाइफ में भी अनस्टेबिलिटी लाती है। ये एक सच है दुनिया के बारे में। इन्फॉर्म रहना इम्पोर्टेंट है, अपने ओपिनियन बनाना खुद इम्पोर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम वार वार्मिंग करना हम सबके लिए हानिकारक है क्योंकि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक वार का इम्पैक्ट हम सब पर होता है। आई होप हमारी ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि हमारा यह मैसेज इस वीडियो के थ्रू कुछ समझ पाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।